नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के सर और आज के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी मेरे एप्लीकेशन के प्रिय विद्यार्थी हैं जो लाइव बैच में ज्वाइन हुए हैं और जितने भी पुराने एप्लीकेशन के विद्यार्थी हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू पढ़ाई 360। एप्लीकेशन आपका पढ़ाई 360 है और जो भी विद्यार्थी आपके मित्रगण साथीगण जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के लाइव बैच में, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और ये आपके पेड कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं ज्योग्राफी के, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, बीपीएससी पीजीटी एस्टेट और एचपीएससी पीजीटी। हम पिछली क्लास में आपके साथ वायु परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपके जिस प्रकार से अर्थ रूटेड होती है उसी प्रकार से कमल मीना लिख रहे हैं राधे कृष्णा जी सर, राधे कृष्णा माय डियर, राधे कृष्णा, आपका स्वागत है। उसी प्रकार से आपके जो वायुमंडल में जो वायु है वो भी उसी प्रकार से आपके रूटेड हो रही है। तो इसी प्रकार पवनों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें भूमंडलीय स्थायी पवन, साम्यक अस्थायी पवन और स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट किए थे और यहाँ तक हमने समझा था कि विरल वायु और सघन वायु में क्या एक डिफरेंस रहता है। व्यापारिक पवन तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे जो आपकी विंड है उसका नाम है पछुआ पवन। क्या कहते हैं भाई? पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। नोट भी कर लेना साथ के साथ में। पछुआ पवन, या इसे वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वेस्टर्लीज विंड के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्लीज विंड भी कहते हैं पछुआ पवनों। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये कौन से क्षेत्र में ये अच्छा सुरेश, ओके। तो
इनमें पछुआ पवनों की तरह इनका डायरेक्शन होता है। अब औसतन जो आपके व्यापारिक और आपके जो पछुआ पवनें चलती है उनकी गति ये विषुवत रेखीय पवन से ज्यादा होती है। तो विषुवत रेखीय पवन की गति कम होती है, इसीलिए इसे शांत पेटी कहा गया है। इसे डोल ड्रम बेल्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में पूछा जाता है कि डोल ड्रम बेल्ट कहाँ पे है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे मैंने आपको व्यापारिक पवन के बारे में बताया जिसे ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड शब्द बेसिकली जर्मन भाषा का है और ट्रेड का जो अर्थ है वो निर्दिष्ट मार्ग कहते हैं, यानी निर्दिष्ट पथ भी कह सकते हैं इसे। अब देखो यहां पर इस प्रकार से आपके वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विषुवत रेखीय पवन चल रही है और आपने देखा कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर सर क्षैतिज रूप में आपके व्यापारिक या ट्रेड विंड चल रही है। अब पूरब से पश्चिम दिशा में चलने के कारण इसे हम पूर्वा पवन या ईस्टर्लीज विंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में समझाया भी था अच्छे से। आगे देखिएगा, आगे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सघन वायु और विरल वायु के साथ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है। और यदि पहली बार आप जुड़े हो और आपको क्लासेज बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब ऑल ओवर कंपैरिजन करके देखिएगा एक बार यूट्यूब पर, और जब आपको लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता जब कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं तो। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे नंबर दिलाता है, अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो इसमें जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो ये समझ लीजिए आपको पूरी चीज़ें पेपर में भी अच्छे से हो जाएंगी। जब आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आपके मित्रगण साथी गणों तक भी जरूर आप पहुंचाया करो, सजेस्ट करवाया करो कि सर के साथ जुड़िएगा, ज्योग्राफी को बेहतर करिए, अभी तक जो बेहतर नहीं हुई है आपकी उसको बेहतर करिएगा। तो ये मैंने कुछ आपको बताया। अब पछुआ पवन की हम बात कर रहे थे, तो अब आते हैं हम पछुआ पवन के ऊपर। तो पछुआ पवन की मित्रों कहानी क्या है कि बेसिकली ये जैसे आपका एक पृथ्वी का हम एक इस ग्लोब को ऐसे मान लेते हैं, सपोज करिएगा, और इसके बीचों बीच में हमने क्या किया, इक्वेटर को खींच दिया, यानी इक्वेटर बना दिया आपका। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर बना दिया आपका। और इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमने आपको अभी समझाया था, अगर आपको याद हो तो 5 डिग्री के बीच में कौन सी विंड चलती है, आपके इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय पवन चलती है इसके बीच में, इस क्षेत्र में। ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में। इसके जस्ट ऊपर आपके 35 तक कौन सी विंड चलती है, वो 30 से लेकर 35 डिग्री तक आपके व्यापारिक पवन चलती है। और 30 से 35 के बाद जो अक्षांश हैं उनमें जो पवन चलती है उसका नाम क्या है, उसे हम पछुआ पवन कहते हैं। तो 0 डिग्री ये आपका 5 डिग्री उत्तर और ये आपका 5 डिग्री दक्षिण, और इसके ऊपर ये 30 से 35 का ये 2 लाइन यहाँ ड्रॉ होती है। अभी मैंने एक ही किया है तो वो मान लेना, आप सपोज कर लेना, है ना। और इसके जस्ट ऊपर आपके 60 से लेकर 65 और 60 से लेकर 65, इधर आपका 30 से लेकर 35। तो बेसिकली क्या है कहानी, कहानी कुछ इस प्रकार की, ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये देखो, ये विंड जो आपके मतलब विषुवत रेखीय जो पवनें चलती हैं क्षैतिज रूप में यानी धरातल पर, इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। लेकिन अगर हम तुलना करके देखें कि इन पवनों की जो गति होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसे शांत पेटी कहा गया है। इसके जस्ट ऊपर जो पवनें चलती हैं यहाँ पर ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये पवनें इस प्रकार से चलती हैं। अब सोचिएगा, ये पवनें जब इस प्रकार से चली तो यहाँ पर आगे भी हम आपको समझाएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इन पवनों का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, आपके पूरब से पश्चिम होता है, पूरब से पश्चिम। और इन पवनों का डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसीलिए याद रखना कि इस क्षेत्र में जो पवन चलती हैं उसे विषुवत रेखीय पवन कहते हैं, विषुवत
रेखीय पवन कहते हैं। ये रेखीय बेल्ट है, यहाँ पर विषुवत रेखीय पवन चलती है। लेकिन इसके ऊपर जो क्षेत्र है इसमें आपके मतलब व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो पवनें चलती हैं ये भी आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, तो इसीलिए इन्हें वेस्टर्लीज विंड कहा जाता है। यानी ये पवनें आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेंगी, तो ये आपका पश्चिम है और ये भैया आपका पूर्व है, ठीक है। और यहाँ पर जो पवनें चलती हैं उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन, पछुआ पवन का इंग्लिश में नाम क्या है? वेस्टर्लीज विंड है, यानी वेस्टर्लीज विंड कहते हैं इन्हें। अब यहाँ पर ये आपके वेस्टर्लीज विंड चलती हैं। अब वेस्टर्लीज विंडों की कहानी क्या है मित्रों, आप समझिएगा। यानी दोनों क्षेत्रों में, इधर ये नीचे वाले क्षेत्र में भी वही सेम चलेगा आपका विंड। देखो ऐसे, यानी पृथ्वी का 30 से लेकर 5 से लेकर और 30 से 35 के बीच में यहाँ पर आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 30 से लेकर 30 से 35 से लेकर और 60 से 65 के बीच में जो पवनें चलती हैं इनका जो डायरेक्शन होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं ये। अब यहाँ पर ये पश्चिम दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व हो गई। आगे जाके बहुत काम आएंगी जब हम आपको मेन जो कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसे हम पछुआ पवन या वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। अब यहाँ तक इतना आपको समझ आ गया, तो इसका हम कलर कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसका यहाँ कलर कर देते हैं। इसका यहाँ पर ये कलर हो गया, और लास्ट में जहां पर पछुआ पवन चल रही है वहां पर हमने ऐसा कलर कर दिया। अब यहां पर आपको समझ आया कि सर ये जो डायरेक्शन है, यानी यहां पर विषुवत रेखीय पवन चलती हैं जो पश्चिम से पूर्व चलती हैं, यहां पर व्यापारिक पवनें चलती हैं जो सर पूरब से पश्चिम चलती हैं, और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर जो बेल्ट है इसमें पश्चिम से पूर्व दिशा की और पछुआ पवनें चल रही, यानी दोनों गोलार्धों में समान चलती हैं। अब अंतर समझिए, अंतर क्या है कि जब आपने मैप को स्टडी किया हो, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं और बहुत कम आपके YouTube पर, और बहुत सारे जब आप देखोगे तो बहुत सारे आपके जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर बहुत कम टीचर होते हैं जो आपको ये चीज समझाते हैं। क्या समझने वाली बात है कि मित्रों जब आप मैप को देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगा कि सर ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में ये या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के बाद ये उत्तर वाला जो भाग है, यहां से जो उत्तर में है यानी 30 से 35 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता है, यानी स्थलीय भाग अधिक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर आपका रसिया वाला क्षेत्र है, यानी स्थल अधिक है। लेकिन अगर यही मैं चीज देखना चाहूंगा दक्षिण में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय भाग अधिक है। अब इसका मतलब आपके दिमाग में क्लिक किया कि सर स्थल पर तो स्थलाकृतियां होती हैं, यानी पर्वत पठार मैदान होते हैं, तो सर स्थल पर तो इसके मतलब जब पवनें टकराएंगी तो उनके वेग में कमी होगी। लेकिन सर जलीय भाग में जब पवनें चलेंगी तो उनका तीव्र वेग होगा। जब जलीय भाग में चलेंगी तो उनका क्या होगा? तीव्र वेग होगा। इसीलिए याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की उपस्थिति होती है और इनका वेग तीव्र होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की उपस्थिति नहीं होती है, यानी नगण्य होती है। ये बात आपको समझ आई ना? यानी उत्तरी गोलार्ध में सर स्थल की अधिकता है, इसीलिए यहां पर पछुआ पवनें टकराएंगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो सर पूरा जलीय भाग है, तो जलीय भाग में तो तीव्र गति से चलेंगी।
इतना आपको समझ आया। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। इसमें आप क्या लिखोगे, नोट करिएगा। उत्तरी जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी, एक मिनट रुको, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता होने के कारण पछुआ पवनों की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। होती है। दूसरी बात, दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय भाग की अधिकता होने के कारण पवनें तीव्र वेग से चलती हैं। अब इनके कुछ स्थानीय नाम हैं। हिमांशु चेची लिख रहे हैं कि गुड नाइट सर, गुड नाइट माय डियर, गुड नाइट। तो इनके कुछ स्थानीय नाम हैं, तो इनको अक्षांशों के आधार पर कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं पर्टिकुलर। सर इनके स्थानीय नाम क्या क्या हैं? तो इनके स्थानीय नाम हैं कुछ, यानी 40 डिग्री पर इन्हें अलग नाम से जाना जाता है, 50 डिग्री पर अलग नाम से जाना जाता है, 60 डिग्री पर इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यानी 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर जो इनका नाम होता है वो अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। तो 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? दक्षिणी अक्षांश की। तो इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री पर क्या कहते हैं इन्हें? गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री पर भयंकर पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, समझिएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता नहीं है, सागरीय भाग की अधिकता है। इसीलिए इन पवनों का जो वेग होता है वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो ये अनुपस्थित होती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का वेग बहुत तीव्र होता है, अति तीव्र होता है। तो इसीलिए इनके नाम रखे गए गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा। चलिए बना लीजिए, बनाओ।
आगे बनाइए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आगे समझिएगा। अगली जो आपकी पवनें हैं उन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं, यानी पोलर विंड के नाम से जाना जाता है। तो अगली विंड लिखिएगा, ध्रुवीय पवनें। सर ध्रुवीय पवनें कहाँ चलती हैं? तो ध्रुवीय पवनें, एक बात आप याद रखना कि दोनों गोलार्धों में चलती हैं। कहाँ पे चलती हैं? दोनों गोलार्धों में चलती हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती हैं। सर ये कितने से कितने डिग्री के बीच में चलती हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है कि 60 से 65 से लेकर यानी ये वाला जो पार्ट है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको दोबारा बनाते हैं। यानी ये वाला ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध का भाग है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध का भाग है, समझ लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री के ऊपर और 80 से 85 मतलब 80 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, 80 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी लेकर 60 से 65 डिग्री से लेकर और 80 डिग्री के जो आसपास का क्षेत्र है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश से लेकर और 80 डिग्री अक्षांश के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश से लेकर और 80 डिग्री अक्षांश के बीच में आपकी ध्रुवीय पवनें चलती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सर ध्रुवीय पवनों का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सर डायरेक्शन क्या होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह पूरब, मतलब ये जो पवनें चलती हैं, ये पवनें पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, यानी पछुआ पवनों के अपोजिट चलती हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा भूमध्य रेखीय पवन, फिर पढ़ा व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवनें, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी पढ़ी? ध्रुवीय पवनें। तो ये 4 प्रकार की जो पवनें होती हैं आपके, इनमें से जो भूमध्य रेखीय पवन होती है, रॉयल गर्ग लिख रहे हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे डियर। तो जो ध्रुवीय पवन, जो आपके भूमध्य रेखीय पवनें होती हैं, वो पवनें तो क्या है, पश्चिम से पूर्व चलती हैं। उसके जस्ट ऊपर व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम चलती हैं। फिर दोबारा पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व चलेंगी, लेकिन इन पवनों का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। यानी जो आपके मतलब पछुआ पवनें चल रही हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी पछुआ पवनें किस डायरेक्शन में चल रही हैं? पछुआ पवनें आपके पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में चल रही हैं। यानी ये पवनें कौन सी हैं? ये आपके पछुआ पवन है। क्लियर? इतना समझ आ गया? ये आपके कौन सी पवनें हैं? ये आपके पछुआ पवनें हैं।
जो पछुआ पवनें होती हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही हैं, यानी ये आपका पश्चिम डायरेक्शन है और ये आपका पूर्व है। अब देखो पिछली क्लास है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक को हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ नहीं आए, क्योंकि ज्योग्राफी की कहानी ये है कि भैया पहले आपने समझ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और यदि पिछली क्लासों में गड़बड़ी है, आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन इसका रहेगा, यानी यहाँ पर कौन सी पवनें चलेंगी, आपके यहाँ पर ध्रुवीय पवनें चलेंगी, यानी ये ध्रुवीय पवन का क्षेत्र है, यानी पोलर विंड। इधर भी कौन सी चलेंगी, आपके ध्रुवीय पवन चलेंगी, इधर भी आपके पोलर विंड चलेगी। अब आपको इतना समझ आ गया, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन इसका रहेगा, तो ये पश्चिम से पूर्व चल रही है तो ये किधर चलेगी, ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। तो ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इनका डायरेक्शन रहता है, यानी इनकी दिशा रहती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी यही रहेगा, यानी ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गति करेंगे पवनें, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो, यानी 60 से 65 से लेकर 80 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध और 60 से 65 से लेकर 80 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का कोई भी हिस्सा हो, उसमें इन पवनों की जो दिशा रहेगी वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रहेगी। इधर रहेगी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। इसीलिए याद रखना कि इन पवनों को ईस्टर्लीज विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर ईस्टर्लीज विंड कहते हैं। यानी इन पवनों का नाम क्या है, नॉर ईस्टर्लीज विंड। एक बात और याद रखना, इन पवनों को व्यापारिक पवन भी कह सकते हैं, इन्हें पूर्वा पवन भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ट्रेड विंड के समान ही चल रही हैं, इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवनें भी कह सकते हैं और इन्हें पूर्वा पवनें भी कह सकते हैं, यानी ईस्टर्लीज विंड भी कह सकते हैं। तो याद रखना ये व्यापारिक पवनों के समान चलती हैं, इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवनों के समतुल्य माना है। कैसा माना है, व्यापारिक पवनों के समतुल्य माना है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया यहां तक। तो अभी तक मैंने पवनों के 4 प्रकार बताए, जिसमें भूमध्य रेखीय पवनें, विषुवत रेखीय पवनें, दूसरी व्यापारिक पवनें, तीसरी आपके पछुआ पवनें और चौथी आपकी कौन सी है, ध्रुवीय पवनें। अब सर ये जो पवनें चलती हैं तो ये सर इनमें वेग में जो परिवर्तन, मतलब इनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, तो अब है आपका मेन कॉन्सेप्ट। देखिएगा कैसे दिशा में परिवर्तन होता है। हम आपको कुछ बातें बताते हैं। आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को कोरियोलिस ने दिया था और कोरियोलिस ने बताया था कि 0 डिग्री जो अक्षांश है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है। इसके उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और इसके दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। जब मैंने आपको इतना समझा दिया तो इसे नॉर्थ हेमेस्फीयर, इसे साउथ हेमेस्फीयर कहते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा, कोरियोलिस ने क्या कहा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस क्या कहता है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाले जो 2 क्षेत्र हैं उनमें जो पवनें चलती हैं, उनमें जो पवनें चलती हैं, उन पवनों का जो वेग होता है, वो पवनों की जो दिशा होती है उस दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस कोरियोलिस ने बताया कि इनका जो दिशा होती है, यानी किस दिशा में घूम जाती हैं, अपनी जो मूल दिशा होगी उस मूल दिशा के दाएं ओर घूम जाएंगी। यानी जो भी पवन की मूल दिशा है उस दिशा के दाएं ओर घूमेंगी।
दाईं ओर घूमती हैं। यानी पवनों का जो मूल दिशा होगी उस मूल दिशा के उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा की ओर घूम जाएंगी, यानी किस ओर घूम जाएंगी, दाएं ओर। आगे कोरियोलिस क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के कारण दक्षिणी गोलार्ध में कहानी क्या बनती है, समझिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में इन्होंने बताया कि ये अपनी मूल जो दिशा रहेगी उस मूल दिशा से विक्षेपित होकर और बाएं ओर घूम जाएंगी। किधर घूम जाएंगी, बाएं ओर, यानी ये बाएं ओर घूमेंगी। तो यहां पर बाएं ओर घूमती है, लेकिन घूमेंगी किसके सहारे, मूल दिशा के सहारे। जो मूल दिशा होगी उस दिशा में, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। अब समझिए, अभी तो कहानी एक ही समझिए आपने। ये कोरियोलिस ने बोला, किसने बोला, कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव है। यानी कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में आकर पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। दोबारा बोल देता हूं, कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में आकर पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो बाईं ओर विक्षेपित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भैया वो उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित होती हैं। इतना आपको पता लग गया। अब देखो, पृथ्वी पर जो वायु होगी, वायु की जो गति होती है वो दो प्रकार से होती है। बोले सर ये बात तो हमने आज ही सुनी है, यानी हमको पहले से हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं हो। वायु या पवन की जो गति होती है दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। सर आज ही पता लगा हमें दो प्रकार से कैसे होती है, तो ये हम बताएंगे ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, दो प्रकार से कैसे होती है। देखिएगा, यहां पर एक जो गति होती है वायु की वो होती है क्षैतिज गति। कौन सी गति, क्षैतिज गति। और एक जो आपके गति होती है वो होती है आपके ऊर्ध्वाधर गति। कौन सी गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति। सर क्षैतिज गति कैसे होती है, सुशील चौधरी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। अब देखिएगा क्षैतिज गति कैसे होती है, ऐसे लेटी हुई गति होती है। तो जब भी वायु की किसी भी स्थान पर दो प्रकार से गति होती है, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कैसे होगी, खड़ी, यानी वायु इस प्रकार से आपके गति करेगी, खड़े रूप में गति करेगी। अब यहां याद रखिएगा, यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। ऊर्ध्वाधर जो गति होती है उसमें टेम्परेचर का योगदान होता है। किसका होता है, तापमान का। यानी जब तापमान का प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र पर, जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर होता है किसी भी क्षेत्र का, तो वहां पर वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो उस गति को ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति दो प्रकार से होती है, याद रखना। ऊर्ध्वाधर गति भी दो प्रकार से होती है वायु की। एक होती है आपके अवरोही और एक होती है भैया आरोही। यानी वायु ऊर्ध्वाधर जो मूवमेंट करती है वो दो प्रकार से करती है, अवरोही और आरोही रूपों में वायु मूवमेंट करती है। कैसे कि जैसे मैंने किसी क्षेत्र पर टेम्परेचर का प्रभाव डाला, अब समझिएगा, अब जब तक उस क्षेत्र का तापमान कम था तब तक तो वायु एकदम सतह पर थी, और जैसे ही मैंने उस पर टेम्परेचर का प्रभाव डाला तो वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई।
तो ऊपर उठने को ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। अब यहां पर उठना और नीचे आना, यानी भारी होगी तो नीचे आएगी, हल्की होगी तो ऊपर उठ जाएगी। भाई दो रूप होते हैं, वायु गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी, ठंडी होगी तो नीचे धसेगी, धसाव होगा वायु का। दो बात हो गई। क्षैतिज गति में कहानी क्या होती है कि वायु जो आपका तल होता है पृथ्वी का, उस तल के समानांतर गति करती है। ठीक है, क्षैतिज में क्या होता है, तल के समानांतर गति करती है। इतना आप समझे मेरी बात को। अब यहां पर आपको ये पता लग गया कि सर वायु की दो प्रकार से गति होती है, एक क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है। तो पृथ्वी में जो एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, वायु की एक साइकिल का जो निर्माण हो रहा है, वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को मिलकर हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? तो अभी मैं आपको एक मतलब उसके माध्यम से समझाता हूं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। इस फ्लो चार्ट को बड़े ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा। अब आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा, तो अब इसको देखिएगा ध्यान से। कैसे कि ये आपकी एक सतह है, ये आपकी इस तरीके से एक सतह है। ठीक है, इस सतह में क्या हो रहा है, इधर का जो ये क्षेत्र है, यहां पर हाई टेम्परेचर है, यानी उच्च तापमान है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, हाई है। इस सतह का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो यहां पर क्या हुआ कि वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई। जब हल्की होकर ऊपर उठी तो इस प्रकार से वायु ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ऊपर क्या है, वायुमंडल है। ऊपर क्या है भाई, वायुमंडल है। यानी वायु जब हल्की होकर ऊपर उठी तो इसके बाद में आपका वायुमंडल शुरू हो गया। यानी इसके ऊपर का जो भाग है वो आपका वायुमंडल है। तो इसका ग्रीन कलर कर देते हैं, वायुमंडल ग्रीन कलर का ही होता है। तो वायु पर जब टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा तो वायु हल्की होकर ऊपर उठी और ऊपर उठकर वायुमंडल में गई। वायुमंडल में तो तापमान कम हो जाता है, ये आप जानते ही हो। तो जैसे ही वायुमंडल में टेम्परेचर और ऊपर जब वायु ने गति किया तो ऊपर जाकर तापमान गिर गया। तो इसका यहाँ पर क्या है, ऊपर जाने पर एक हवाएं चलती है जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। इन जेट स्ट्रीम ने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये वायु यहाँ से इस डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये वायु अब ऐसे चलने लग गई, लेकिन ये और ज़्यादा ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो आपको पता है कि सर ठंडी होने के बाद नीचे ही आएगी, यानी नीचे तल में आएगी। तो वायु ठंडी होने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाती है। अब नीचे जहाँ पर जमा देखो नीचे आ गई, और नीचे जैसे जैसे आने लगी तो इस तल के सहारे आ गई, यानी ये पृथ्वी का तल है, इस तल पर आ गई। तो ये जो ऊपर उठी और नीचे आई, इस मूवमेंट को तो कहते हैं ऊर्ध्वाधर गति, वायु की, पवन की ऊर्ध्वाधर मूवमेंट। और जैसे ये तल के सहारे आई तो तल पर तो इसकी तुलना में तो टेम्परेचर ज्यादा था। तो जैसे ही वायु हल्की हुई तो वायु ने यहां पर हल्की होकर इसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब समझिएगा, यहां पर हाइट, अगर मैंने आपको प्रेशर समझाया तो आपको पता है कि सर यहां पर तो जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, हाई है, यानी यहां पर लो टेम्परेचर है, भारी वायु है। भारी वायु का हमेशा वायु दाब अधिक होता है। इधर यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और हमेशा पवनें कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझे। यानी इधर खाली स्थान होता जा रहा है, वायु ऊपर उठती जा रही है, और इधर स्थान भरता जा रहा है, इधर ये इधर गति कर रहा है जिधर खाली हो रहा है। तो इस प्रकार से वायु गति करती है। अब ये पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में चले जाना, इसी तरीके से वायु की गति होगी, और यही आपके मानसून की उत्पत्ति करती है। क्या करती है, यही मानसून की उत्पत्ति करती है। तो ऐसा आपके पृथ्वी के कुछ ऐसे जोन हैं जिनमें ऐसी क्रियाएं होती हैं, यानी जहां का टेम्परेचर बढ़ता है वहां का प्रेशर लो हो जाता है, यानी वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद वायु का डायरेक्शन चेंज हो जाता है,
फिर ये क्षैतिज बहते हुए जेट स्ट्रीम के रूप में, और फिर ये और ज़्यादा भारी होने के बाद इसका सबडक्शन हो जाता है, छेपण होता है नीचे, और छेपण होने के कारण जब ये तल पर आती है पृथ्वी तल पर, तो पृथ्वी तल पर यहाँ पर हाई यानी वायु भारी है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हाई हो जाएगा। इधर लो प्रेशर है, तो पृथ्वी तल पर हमेशा जो वायु का मूवमेंट होता है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है। समझे आप मेरी बात को? इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर दोनों आप गतियों को समझ गए होंगे। कौन कौन सी गति? वायु की क्षैतिज गति और वायु की ऊर्ध्वाधर गति। इस प्रकार से ये आपके जो ऊपर उठना और नीचे आने की जो गति है इसे क्षैतिज कहते हैं। तो ये आपका वायुमंडल है और ये आपका भैया क्या है? पृथ्वी का तल है। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कुछ ऐसा मूवमेंट होता है। तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट किया। फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे साथ लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और जो इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, वो विद्यार्थी वेलकम टू पढ़ाई 360। आप सभी का स्वागत है। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 के नाम से है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है। पेड कोर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, बीपीएससी पीजीटी एस्टेट और एचपीएससी पीजीटी, इनका आपका कोर्सेज उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर कमल मीना लिख रहे हैं, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट डियर, आपका स्वागत है। चलिएगा, फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद।